कास्ट सिस्टम, कि ये शब्द आया कहाँ से? ये वर्ड पोर्चुगीज वर्ड कास्ता से आया है। तो आप ये समझ लो 3 चीजें होती हैं कास्टिज्म में। कास्ट में पोर्चुगीज ने इसको ऐसे डिराइव किया, जो कास्ट है वो हमारी जाति है, हिंदी में जाति है। देखिए बात है, सबसे पहला रिटन जो हमारे पास लिटरेचर रिकॉर्ड हमारे अवेलेबल है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जाति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वर्ण का मतलब कलर था। वर्ण का मतलब आज भी कलर है, आज भी कलर ही है। हाँ। वर्ण का मतलब कलर। जैसे टर्क आए तो उनके कुत्ते का नाम कंगाल था। कंगाल इज नॉट अ वर्ड। आज कंगाल किसी को नहीं पता कुत्ता है। कुछ लोग कहते हैं मैं कंगाल हूं। अबे मैं कंगाल हूं मतलब मैं कुत्ता हूं। तो कंगाल शब्द का असली मीनिंग क्या होता है? कंगाल कुत्ते की एक प्रजाति है। जैसे मैं ये लिखवा दूं आजादी की लड़ाई में कि एक बहुत बड़ी पार्टी बनेगी जिसका चिन्ह कमल होगा और जिसके हेड अपने आप को चौकीदार कहेंगे। समाज को जब बांटा अपने हिसाब से तो प्रोफेशंस में बांटा। पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा वक्त या ऐसा कोई दशक था जब जात को लेके कितना जातिवाद है, इसी पे एग्रीमेंट नहीं। आप इस पे एग्रीमेंट ही नहीं। आप ये मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है कि बुरी? क्या बोल दूं मैं? यूपीएससी देकर ऑफिसर बनकर पहुंचते हैं, पर आप ये देखिए ना 50% तो रिजर्वेशन ही ले गया, तो जो बाकी के 50% है देश को चलाने के लिए जो ब्रिलियंस है उसकी घटावट तो हो गई ना सर। आईएएस ब्यूरोक्रेट का मतलब यह है ऑर्डर पास करना। ब्यूरोक्रेट को कभी ये नहीं कहा जाता है कि इस शहर की गरीबी मिटा दो। तो सर ये यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के टाइम या उसके बाद भी, उनका फिर ब्रिलियंस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्या करें, कैसे ले स्टूडेंट? आप दूसरा तरीका बताओ। तो आपको लगता है ये सब कभी ठीक हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। प्रवीण सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत सर स्पॉटलाइट में बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। बहुत टाइम से आपसे बात हो रही थी तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया। तो सर जिस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, मेरे हिसाब से उस टॉपिक पे या मुद्दे पे आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपसे बातें करने के बाद। और वो मुद्दा है सर कास्ट सिस्टम, भारत देश का कास्ट सिस्टम यानी कि जातिवाद। तो सर इस विषय से जुड़ी हर टेक्निकलिटी पे हम बात करेंगे। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये शब्द आया कहाँ से, इस शब्द की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, कास्ट का जो मतलब होता है, लोहे की कास्टिंग होती है, आपने सुना होगा। आयरन कास्टिंग। हाँ, आयरन कास्टिंग। कास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को सॉलिडिफाई करना, शेप देना। ये वर्ड पोर्चुगीज वर्ड कास्ता से आया है। जो पोर्चुगीज से जब इंडिया है वो तो उन्होंने ये लिखा कि इंडिया के जो समाज है वो प्रोफेशनल ग्रुप्स में बटा हुआ है। ये जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं ये एंडोगैमस है, आपस में शादी करते हैं। ये प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं ये हेरिडिटरी है, बाप से बेटे पे जाता है। हाँ। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रोफेशनल ग्रुप प्रोफेशन चेंज होने पे भी चेंज नहीं होते। इस बात को ध्यान से समझना। कैसे? ब्राह्मण का लड़का दुकानदार भी है तो भी वो ब्राह्मण है। हाँ। अग्रवाल जो है, जैसे आप देख लीजिए जितने भी नेम है वो प्रोफेशनल नेम है। तंदुल मतलब चावल होता है, राइस सेलर तेंदुलकर। महाराष्ट्र में आपके प्रोफेशन में कर ऐड करके आपकी कास्ट आ जाती है, अगरकर, तेंदुलकर, गावस्कर। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो भी आप करते हो, 3 वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी, 4 वेद वाला चतुर्वेदी, जो शुक्ल यजुर्वेद पढ़े वो शुक्ला, जो वाजपेयी यज्ञ करे वो वाजपेयी, लोहार, सुनार, जितने भी ये सारे शब्द हैं सब अपने उसके प्रोफेशन पे। हाँ। तो आप ये समझ लो 3 चीजें होती हैं कास्टिज्म में। कास्ट में पोर्चुगीज ने इसको ऐसे डिराइव किया। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो एकेडमिक्स है ये 17वीं और 16वीं शताब्दी की है। अच्छा, यहाँ से? नहीं, यहाँ से नहीं। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं कि कास्ट आया मतलब ठीक है। तो पोर्चुगीज ने इस वर्ड को दिया कि इंडिया की जो सोसाइटी है, हाँ जी, वो 3 चीजों पे डिवाइड है। 3 उसके फीचर है। ठीक है। हर ग्रुप जो है वो सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन पे अपना नाम पहचानता है। ठीक है। ठीक है, आप ये समझ लो इतना ज्यादा ये प्रेवलेंट है, प्रोफेशन इतना ज्यादा प्रेवलेंट है कि जब पारसी भगाए गए ईरान से तो वहां गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ आके वो बसे। आपने देखा होगा गुजरात महाराष्ट्र में बहुत सारे पारसी। हाँ, करेक्ट। उनके नाम जब इंडिया में रखे गए तो लोगों ने उनके नाम पारसी बैकग्राउंड पे न रखे, प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे रखे, जिस कास्ट की हमें आदत है। आपने सुना होगा चूना वाला, पूना वाला, दारू वाला, बाटली वाला, सिंगर है कुणाल गांजा वाला। हाँ, ये सब उनके प्रोफेशन है। जो जिसने जो प्रोफेशन है वो वाला हो गया। तो सबसे पहला कास्ट में है कि हमारा प्रोफेशन, जो अभी का प्रोफेशन है, करंट प्रोफेशन नहीं। करंट में मैकेनिक हो तो मैकेनिक कास्ट नहीं, मतलब मेरे पूर्वज कौन सा प्रोफेशन करते थे, हम लोग एंसेस्टरली किस प्रोफेशन में थे। पहली ये है क्वालिटी कास्ट की। ठीक है। दूसरी कास्ट की ये है कि ये
बाप से बेटे में जाएगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। आपकी कास्ट आपका प्रेजेंट प्रोफेशन ना बता के आपका फैमिली ट्रेडिशनल प्रोफेशन बताती है। अच्छा, ठीक है, तो ये अंश है। और तीसरा ये है कि ये आपके किसी भी चेंज होने पे चेंज नहीं होगी, आपके प्रोफेशन चेंज होने पे भी ये चेंज नहीं होगी। आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी कास्ट, सॉरी, जो घर में आप पैदा हुए हैं वो आपकी कास्ट रहेगी। चाहे आप लोहार थे, आप लोहार थे मतलब नहीं, आप लोहार थे का मतलब ये है कि सैकड़ों साल आपके पूर्वजों ने लोहारी का काम, आप सुनार बन गए, उससे कोई फर्क नहीं, आज आप सुनार की दुकान खोल लिए तो आप लोहार ही हो, लोहार ही रहो। लोहार ही। जैसे हमारे देश में कई सारे सरनेम्स हैं, उन्होंने सैलून खोल लिए पर उनकी कास्ट नहीं बदली, ठीक बात है, ओनली प्रोफेशन चेंज हो गया, ऐसा ही कुछ ना सर? तो हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो है कास्ट वर्ड पोर्चुगीज ने दिया है, कि शब्द वो शब्द पोर्चुगीज में, याद रखिएगा। जो राइट विंग है, जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स वाले हैं, वो ये कहते हैं इसका मतलब अंग्रेजों और पोर्चुगीज के आने पर ही कास्ट सिस्टम शुरू हुआ ना, मगर जो शब्द आप यूज करते हो वो पोर्चुगीज ने दिया है। ओके, कास्ता है वो। जब वो साउथ अमेरिका गए तो वहां भी उन्होंने बाई बर्थ ऐसा करा। जो स्पेनिश आदमी और पोर्चुगीज आदमी स्पेन पुर्तगाल में पैदा हुआ है उसको पेनिनसुलरिस कहते थे, और अगर उनका एक लड़का स्पेन पुर्तगाल में पैदा हुआ है तो उसका स्टेटस हाई होगा, वो पेनिनसुलरिस है। अच्छा, और जो अर्जेंटीना ब्राजील में पैदा हुआ है उसका स्टेटस नीचे है, वो क्रियोल है। साइमन बोलेवार, सैन मार्टिन, ये सब क्रियोल थे। तो ये उनका कास्ट सिस्टम, ये उनका कास्ता। जब यहां आए तो उन्होंने उसी को कास्ता सिस्टम को कास्ट कर दिया। अब ये तो हुआ कास्ट। कास्ट सिस्टम इसको हमने ट्रांसलेट कर रखा है जाति में। जो कास्ट है वो हमारी जाति है, हिंदी में जाति है। एग्जैक्टली वो चीज नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं तो आप थोड़ा मुझे हिस्ट्री से शुरू करना। हाँ सर, मैं चाहता हूं प्लीज आप स्टार्ट से बताओ। देखिए, बात यह है, सबसे पहला रिटन जो हमारे पास लिटरेचर रिकॉर्ड हमारे अवेलेबल है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, इसकी डेट क्या है, अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, ठीक है, पर एटलीस्ट ये 3500 से 4000 साल पुराना है। ऋग्वेद में जाति शब्द का इस्तेमाल हुआ है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, सबसे पहला रिटन रिकॉर्ड जो हमारे पास है, ठीक है, वो ऋग्वेद है। ठीक है। मैं बीसी में अगर कहूं तो ये 1500 से 1000 बीसी के बीच में इसको लेफ्ट विंग स्कॉलर मानते हैं। कुछ और ट्रेडिशनलिस्ट इसको पीछे ले जाते हैं 4000 5000 बीसी में। फिर जो वेदों के मानने वाले हैं वो तो इसको लाखों साल पीछे ले जाते हैं। हाँ, वो तो फिर भगवानों वाली बात चली जाती है। तो आप आज से 3 से 4000 साल पीछे हम मानेंगे ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि फादर का प्रोफेशन और सन का प्रोफेशन सेम होना चाहिए। ऋग्वेद की एक हाइम कहती है कि मैं एक पोएट हूं, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, मेरी माताजी कॉर्न ग्राइंड करती थी। बड़ी फेमस हाइम है, ये तो क्लास में मैं लिखवाता। अच्छा, ठीक है। दूसरी हाइम में ऋग्वेद के लिखा हुआ है, आदमी जो प्रोफेशन चाहे वो बन जाए। प्रोफेशन बदलते हैं, जो उसकी खुशी। विश्वामित्र एक राजा थे, राजा कौशिक, ब्राह्मण बन गए, महर्षि बन गए विश्वामित्र। किसी की कोई जात फिक्स नहीं थी ऋग्वेद में। अच्छा, वर्ण सिस्टम है ऋग्वेद में, वर्ण शब्द है। वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर, रंग। प्रोफेशन पे बेस नहीं था। वर्ण का मतलब कलर था? वर्ण का मतलब आज भी कलर है, आज भी कलर ही है। हाँ। वर्ण का मतलब कलर, श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण। तो सोसाइटी शायद कलर के बेस पे डिवाइड थी, शायद। मगर बात यह है कि जब बात चेंज हो जाती है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक वर्ड होते हैं क्लीशे वर्ड। क्लीशे वर्ड का मतलब यह है, क्लास में सब, मतलब आई गिव दिस इन नोट्स, कि ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब था ब्रॉड रेडियो वेव्स। रेडियो जब सिग्नल दिए गए तो उनको ब्रॉड वेव्स कहा गया, जो आसमान से रिफ्लेक्ट हो जाए नीचे। आज हम ब्रॉडकास्ट वर्ड हर जगह यूज करते हैं, जहां मन किसी को पता नहीं है ब्रॉडकास्ट का मतलब, तो शब्द अपना मतलब खो देते हैं जब उनको दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं। हाँ। जैसे टर्क आए तो उनके कुत्ते का नाम कंगाल था। आप आज भी नेट पे टाइप करें कंगाल डॉग, बहुत बड़ा सा डॉग है वो। जब टर्क आए यहां पे रूल करने, तो उन्होंने अपने गरीब आदमी को अपने कुत्ते के नाम पे दिया कि कंगाल है, कुत्ते का जीवन जी रहा है। कंगाल इज नॉट अ वर्ड। आज कंगाल किसी को नहीं पता कुत्ता है। कुछ लोग कहते हैं मैं कंगाल हूं। अबे मैं कंगाल हूं मतलब मैं कुत्ता हूं, बट हम कंगाल शब्द का असली मीनिंग भूल चुके हैं। कंगाल को दूसरे वर्ड में यूज करते हैं। कंगाल शब्द का असली मीनिंग क्या होता है? कंगाल कुत्ते की एक प्रजाति है। अच्छा। हाँ, कुत्ते की प्रजाति को कंगाल बोलते हैं। तो टर्क्स ने कुत्तों की प्रजाति का नाम गरीब लोगों को दे दिया। आज ये कंगाल है। फिरंगी मतलब होता है फ्रैंक ट्राइब, फ्रैंक, फ्रांस, फिरंगी। अच्छा। हम उसे अंग्रेजों के लिए यूज करते थे, कोई भी यूरोपियन उसको फिरंगी कहते थे। अरबों ने शब्द दिया था। वैसे ही वर्ण का ओरिजिनल मीनिंग कुछ और था। अच्छा। उसको बाद में यूज किया गया प्रोफेशन के लिए। अच्छा। तो आप सबसे पहले जो इतनी कंफ्यूजन को साइड करते हुए, कास्ट वर्ड सबसे पहले पोर्चुगीज ने दिया। कास्ट वर्ड ठीक है, पहला हो गया। पहला हो गया, अब इसको भूल जाते हैं। ठीक है।
ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का इस्तेमाल है। वहां पे कास्ट का कोई इस्तेमाल वो नहीं, कास्ट शब्द तो कैसे, एक तो अंग्रेजी का, यूरोप का वर्ड है, कास्ट शब्द का, जाति भी नहीं थी। जाति भी नहीं थी, ये वर्ण शब्द का इस्तेमाल। ठीक है। अब वर्ण ऋग्वेदिक समय में जो सबसे पहला हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है उसमें बर्थ बेस्ड नहीं है, उसमें बर्थ बेस्ड नहीं है वर्ण। अच्छा, आपका वो वर्ण जो आपका अभी प्रोफेशन, अगर अभी आप प्रीस्ट हो तो आप ब्राह्मण हो, आपका लड़का अगर लड़ रहा है तो वो क्षत्रिय हो सकता है, आपका दूसरा लड़का दुकान खोल रहा है तो वो वैश्य हो सकता है, या तब वैश्य खेती बाड़ी करते थे तो वैश्य हो सकता है। तो सबसे पहले जान ले, ऋग्वेद के समय वर्ण शब्द था, मगर वर्ण शब्द का कहीं पर भी किसी भी बर्थ बेस्ड सिस्टम से लेना देना नहीं था। ओके, ऋग्वेद के लास्ट 10वें मंडल में, ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त लिखा हुआ है, सूक्त उसकी पोयम्स को बोलते हैं, पुरुष सूक्त। ओके, वो 4 वर्णों के एकमात्र जगह जो ऋग्वेद में नाम है वो पुरुष सूक्त में है, कि 4 वर्ण, चतुर्वर्ण जो है 4 वर्ण, वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। ठीक है। 11वीं या 12वीं ऋचा में है, ऋचा लाइन्स को बोलते हैं। उसमें सबसे पहले बताया गया है कि ब्राह्मण एक पुरुष के मुख से आए, राजन्य, क्षत्रिय नहीं वर्ड है, राजन्य उसकी भुजाओं से आए, अच्छा, वैश्य उसकी थाई से, उरु से आए, थाई बोलते हैं, और पद से शूद्र आए। ये आप कहो तो मैं आपको कोई भी पुरुष सूक्त डालेगा उसको 11वीं या 12वीं ऋचा में लाइन में ये मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले 4 वर्णों का कंसेप्ट ऋग्वेद के लास्ट में लिखा हुआ है। 99% स्कॉलर्स मानते हैं ऋग्वेद के बाद इसको ऐड किया गया टू गिव लेजिटिमेसी। जैसे मैं ये लिखवा दूं आजादी की लड़ाई में कि एक बहुत बड़ी पार्टी बनेगी जिसका चिन्ह कमल होगा और जिसके हेड अपने आप को चौकीदार कहेंगे, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो है बाद में ऐड। वैसे ही ऋग्वेद के लास्ट में, बड़ा एकेडमिक है ये, ऋग्वेद के लास्ट में पुरुष सूक्त है, शायद बाद में ऐड किया गया है, जिसमें सबसे पहले 4 वर्णों का नाम आया। समझ आई बात? समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। अब आप ये बताओ कि मेरे 10 पड़ोसी हैं, मैं किससे किससे किताबों में पता करने जाऊंगा किसका क्या वर्ण है? सही, बिल्कुल सही बात आज क्या पता किसका क्या वर्ण है? बस में आप बैठे हो, क्या पता क्या वर्ण? तो लोगों ने इसको, समाज को जब बांटा अपने हिसाब से, तो प्रोफेशंस में बांटा। आज भी लोग वकील साहब, डॉक्टर साहब, अच्छा उस जमाने में स्कूल कॉलेज तो कुछ सिखाते नहीं थे, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई रिलीजियस होती थी, हाँ। गुरुकुल चलते थे। तो बाप अपने बेटे को सिखाता था, भाई मैं वही प्रोफेशन करता हूं जो मेरे पिताजी करते हैं। हमारे घर में अगर बढ़ई का काम होता है तो हम बढ़ई बन जाएंगे, हमारे घर में सुनार का काम होता है तो हम सुनार बन। धीरे धीरे जो समाज बटा वो प्रोफेशनल ग्रुप्स में बटा। ब्राह्मणों ने हर प्रोफेशनल ग्रुप्स को, बाद में विदेशी आए, बहुत सारे विदेशी आए, ग्रीक्स आए, सीथियन आए, पार्थियन आए, कुशान आए, हुन आए, तुर्क आए, सब आए, सब इसी में ट्राइबल्स कितने आके मिल गए। तो जब सब मिल गए और इकोनॉमी जितनी ज्यादा बढ़ती गई उतने तरह के प्रोफेशन आते गए। सही बात है। अब इस केओस को, जो इतने सैकड़ों जातियां हैं, उसको ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से वर्णों में बांटा। जाति जितने प्रोफेशन, वर्ण सिर्फ 4। यूपी के ब्राह्मणों ने आपको देखा अच्छा काम करते हुए, अमीर, तो आपको क्षत्रिय में, वैश्य में डाल। सेम आपका प्रोफेशन कहीं और गरीब है तो उसको शूद्र में डाल दिया गया। जब गुप्ता एज और उसके बाद धर्मशास्त्र बने तो हर ब्राह्मणों ने, कानकुब्ज ब्राह्मणों की अलग क्रोनोलॉजी है, गौर ब्राह्मणों की अलग क्रोनोलॉजी है, चित्पावन ब्राह्मणों की अलग क्रोनोलॉजी है, गौरांग के अलग है, सब ब्राह्मणों की अलग अलग क्रोनोलॉजी। तो ये इतना क्योस हो गया कि जो 4 किताब में लिखे हुए हैं वो वर्ण है, और जो सैकड़ों समाज में है वो जातियां हैं। लोगों को अपनी जातियां ज्यादा समझ में आती हैं। वर्ण तो ब्राह्मण बताएगा ना। कितने लोग हैं जो, एक कायस्थ की क्या जाति है, सॉरी क्या वर्ण है, जाट का क्या वर्ण है। बाद में जो और गरीब शूद्र हुए उनको अछूत बना के पंचम वर्ण कर दिया गया। अच्छा, ये लेटर ऑन है, गुप्ता एज के बाद। अच्छा, तो वो पंचम वर्ण हो गए। बात यह है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि मैं बिना बोर्ड के, मैं बोर्ड पे समझाता हूं, पूरी एक क्लास लगती है इसको समझाने के लिए, और ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस। बाद में स्टूडेंट्स को मुझे ये कहना पड़ता है कि भाई ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये कह के मुझे बच के निकलना पड़ता है। अच्छा, कि एग्जाम में नहीं आएगा। एंड आई एंजॉय डिस्कसिंग दिस विद स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि ये सब डिस्कशन ही इस देश में कास्टिज्म खत्म करेगा। पर सर एक बात बताओ, आपको लगता है ये सब कभी ठीक हो पाएगा?
मुझे तो नहीं होगा, लगता। कब होगा जब हम गोल्डन डे कब हो? जब हम इन सब चीजों को ओपनली एक्नॉलेज करके बात करके बोलेंगे और लव मैरिजेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, करेक्ट। तब ये खत्म होगा। और सबसे पहली बात है इनको एक्नॉलेज करना, इनको बोलना, इनको कहना, बी इजी विद इट। आज हम दिल्ली और बिहार और हरियाणा पंजाब पे जोक आसानी से मार लेते हैं। सर आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है, पर एक बात बताइए, पूरी हिस्ट्री में कोई ऐसा वक्त या ऐसा कोई दशक था जब जात को लेके कितना जातिवाद है, इसी पे एग्रीमेंट नहीं तो शांति तो होने का मतलब ही नहीं था। मैं कह रहा हूं कितना जातिवाद है, ये आपके YouTube पे कमेंट देख लेना, यहां से कमेंट शुरू हुआ कि जाति नहीं थी, से यहां तक लोग मानते हैं कि हर चीज में जाति थी। लोग पानी नहीं हजारों साल पीने दिया कुओं में। आप इस पे एग्रीमेंट ही नहीं। आप ये मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है कि बुरी? क्या बोल दूं मैं? क्या बोल दूं मैं ये बात? जातिवाद कितना है इसका कोई पैमाना ही नहीं है। उसका कारण है एकेडमिक्स इतना बटा हुआ है, लोग इतने बटे हुए हैं। तो शांति तो मैं एक अपर कास्ट हूं और मैं आपसे कह दूं जातिवाद नहीं था, कोई ये नहीं मानेगा कि मैं पढ़ के बोल रहा हूं। ये बात भी सब ये मानेंगे कि ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये खुद अपर कास्ट है। दूसरी चीज, मैं अपर कास्ट हूं और मैं कह दूं कि जाति का बहुत ज्यादा ऑपरेशन था, लोग कहेंगे इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश कर रहा है, ये ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा है इसलिए बोल रहा है। मानता ये भी नहीं है। अगर मैं लोअर कास्ट हूं और मैं कह दूं जातिवाद नहीं था, तो लोग कहेंगे अबे ये अलग दिखना चाह रहा है इसलिए ऐसा कह रहा है, इसने तो मजा ले लिया रिजर्वेशन का, भी अलग दिखना चाह रहा है। पर सर एक बात बताओ, रिजर्वेशन को लेकर हर एक का अपना एक थॉट प्रोसेस है। आपका भी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है, मेरा भी एक थॉट प्रोसेस है, पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। हम मान लेते हैं यूपीएससी को ही लेते हैं एक बार के लिए, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। यूपीएससी देकर ऑफिसर बनकर पहुंचते हैं, पर आप ये देखिए ना 50% तो रिजर्वेशन ही ले गया। जो रिजर्वेशन लेकर पहुंचे तो जो बाकी के 50% है, देश को चलाने के लिए जो ब्रिलियंस है उसकी घटावट तो हो गई ना सर। एक्चुअली मुझे तो समझ नहीं आएगी सरकार ने ये सिस्टम बनाकर क्या किया है। अच्छा आप ये बताइए कि आपने कभी शहर में ऐसा देखा कि शेड्यूल कास्ट ऑफिसर के बाद जनरल ऑफिसर आया तो उसने शहर सुधार दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। क्यों? अगर इतना ही कास्टिज्म बुरा है और रिजर्वेशन बुरा है तो जरा मेरे को कोई मैट्रिक्स दिखाओ, कभी दिखाओ कि कोई अच्छे आईपीएस, जनरल आईपीएस ऑफिसर ने बड़ा शहर का लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया। तो आपके कहने का ये मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि जितना कास्ट बेस्ड डिस्कशन है ये सब हमारा आप करते रिजर्वेशन के लिए ही है, एकेडमिकली कोई इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, इस चीज से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना ही नहीं है। आईएएस ब्यूरोक्रेट का मतलब यह है ऑर्डर पास करना। ब्यूरोक्रेट को कभी यह नहीं कहा जाता है कि इस शहर की गरीबी मिटा दो। ब्यूरोक्रेट से कहा जाता है ये स्कीम है, ये उसके बेनिफिशियरी हैं, इसको पता करो कितने गरीब हैं, उनको ये राशन बांट दो, अपना काम करो। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं इस कमरे को सुंदर बना दो, मैं आपको एक पेंटिंग देके कह रहा हूं इस पेंटिंग को 3 फुट ऊपर पीछे टांग दो बस। तो सर ये यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के टाइम या उसके बाद भी, उनका फिर ब्रिलियंस से तो कोई लेना देना ही नहीं है। उसको ये इसलिए डिफरेंट बनाया रहा कि और क्या करे, वो क्या पूछे, क्या करे, कैसे ले स्टूडेंट। आप दूसरा तरीका बताओ। और तरीका क्या सर? नॉर्मल इंटरव्यूज की तरह ही लिया जाए उसको भी? नॉर्मल इंटरव्यू में मैं अगर अपर कास्ट हूं तो मैं किसी लोअर कास्ट को करूंगा सेलेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है इंटरव्यू के मार्क्स 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा। आपको पता है अभी आप ट्विटर खोल के मैं आपको दिखाऊं, अब ये स्टडी चल रही है कि जो इंटरव्यू पैनल में ऊपर होते हैं अपर कास्ट, वो लोअर कास्ट को कम नंबर देते हैं। अच्छा, ये चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, डिस्कशन है ये। कोई आपका कमेंट देखे तो भैया जरा प्लीज कमेंट करना आप लोग की ऐसा चल रहा है कि नहीं। तो कहने का ही मतलब है इंटरव्यू लेने वाले अपर कास्ट वाले को आप ही करोगे यार, अपर कास्ट के आप नहीं करोगे। आप जिस शहर के हो, जिस आपके गांव का लड़का अगर आ जाएगा इंटरव्यू देने तो आप उसको ज्यादा नंबर नहीं दे दोगे, मैं नहीं दे दूंगा ज्यादा नंबर। हाँ, ये बात भी है, फेवरिज्म तो चलेगा ही। भाई आप पंजाब के और आपसे मैं कहूँ गाना सुनाओ और आपने एक पंजाबी फोक सुना दिया, आप तुरंत पिघल जाओगे। ऑप्शनल हटाने की डिमांड ही इस बात पे चल रही है कि जो कन्नड़ा लिटरेचर का कॉपी चेक करेगा वो कन्नड़ा वाले को अच्छे नंबर देगा, जो मैथिली लिटरेचर की कॉपी चेक करेगा वो मैथिली आदमी है, वो चाहेगा ये हमारा लड़का सेलेक्ट हो जाए। इंटरव्यू कोई तरीका ही नहीं, और तरीका बताइए सर। ये मुझे तो यही तरीका पता है। इसका इसमें कोई नंबर कोई फेयर है? कोई फेयर है ही नहीं। सही बात है भाई। आप ये बताओ एमएलए के टिकट कैसे मिलते हैं, पता है आपको? नहीं। इंटरव्यू से ही। यही तो इंटरव्यू तो है, उसमें रिटर्न नहीं होता। भाई नेता इंटरव्यू लेता है, भाई मैं पार्टी का हेड हूं, मैं कैसे टिकट बांटूंगा? मैं बुलाऊंगा एक एक कैंडिडेट को अपने सामने, हाँ, बात करूंगा, यही इंटरव्यू बना दिया अपने। जो आप इंटरव्यू कर रहे हो यही तो है इंटरव्यू। उनमें तो अंडरस्टैंडिंग चलती है, तो वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो जाएगी। अरे रिटर्न कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे रहा है। मैंने अपने वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हुए देखे हैं जिनके घर वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके एक चपरासी या एक जो क्या होता है हवलदार का भी रिश्वत दे सके, उनकी भी पहुंच नहीं होती है उतनी, और वो सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में। तो एग्जाम बहुत ही अनफेयर सिस्टम है।
बट कम से कम एक ओपेक प्लेइंग फील्ड तो दे रहा है। पर सर आप एक बात बताओ, आपने बोला कि लोग रैंकिंग कम कर देते हैं, ऐसा स्टडी ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक, मान लिया कि कम कर देते हैं, पर उससे फर्क क्या पड़ता है? इसी को तो जातिवाद बोलते हैं। उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको पता है, आप ट्विटर पे वर्ड डालो जातंकवादी, आजकल ये वर्ड ट्रेंड हो रहा है लोअर कास्ट में, जातंकवादी। वो अपर ऑफिसर जो किसी वजह से गुस्सा है, रिजर्वेशन की वजह से गुस्सा है, या हो सकता है वो खुद कास्टिस्ट है, वो लोअर कास्ट स्टूडेंट्स को कम नंबर दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा क्या है, उसके नंबर वो दिखाते हैं, मगर कुछ स्टडीज बायस भी होती हैं। हो सकता है जिन लड़कों को कम नंबर दिखाए जाए उनको टेबल से हटा दो, तो आपको प्रेजेंट ही ऐसे किया जा रहा है। ओके, लेकिन मुझे आपको प्रेजेंट करना है कि दिल्ली से बेहतर भोपाल है, तो मैं वही दिखाऊंगा जिनमें भोपाल आगे है। तो सर अगर हम परसेंटेज मानते हैं तो टोटल सीट्स कितनी बताई थी आपने? 1000। तो मतलब 1000 सीट्स में से 50 इधर हैं, 50 इधर हैं, ऐसे डिवाइडेड। ठीक है। सो ओबीसी इज 27, SC ST 22, सो दिस इज द डिवीजन। थोड़ा बहुत PH का भी है, वो फिजिकली हैंडीकैप, नॉट अ प्रॉब्लम। माइनॉरिटी भी काउंट होते हैं इसमें? माइनॉरिटी OBC में कुछ कम्युनिटीज, मुझे लगता नहीं सेंट्रल में माइनॉरिटी है, स्टेट लेवल पे माइनॉरिटीज जाती है। हाँ, थोड़ा मैं एक्चुअली समझ गया, मैं समझ गया। थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बेसिस और उसका जो बैकग्राउंड है उस पर ज्यादा मेरा इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। समझ गया। एक चीज और बताओ सर, अभी जो पॉपुलेशन काउंट होगा, जनगणना, वो कास्ट बेस्ड सिस्टम पे होगी? ठीक बात है, अभी गवर्नमेंट ने 1 महीने पहले कहा, और ये कुछ कंट्रीज में हुआ है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से क्या ये सही तरीका है? करना पड़ेगा आपको। वाई? राइट वे रॉन्ग वे तो किसी को नहीं पता, पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी पब्लिक चाहती है। इतनी सी बात। ये भी पोल हुआ है? पोल नहीं हुआ है, पब्लिक की डिमांड है, वोटिंग उसी हिसाब से हो रही है। पर उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, वो फर्क बाद में। अच्छा। पहले तो आप ये बताएं कि आपको ये पता है कितने हिंदू कितने मुसलमान हैं? सर उनको माइनॉरिटी बोला जाना तो अलग है। माइनॉरिटी नहीं, हिंदू मुस्लिम का आपको पता है? नहीं, नो कैलकुलेशन। अंदाज है कैलकुलेशन का, आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बताइए। नहीं, अगर गवर्नमेंट कहेगी तो आप ये जानना चाहेंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे। बिल्कुल जानना चाहेंगे। आप ये जानना चाहेंगे देश में कितने बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। कितने पाकिस्तानी है, ये भी जानना चाहेंगे। कितनी अर्बन कितनी रूरल पॉपुलेशन है, ये जानना चाहेंगे? नहीं, वो शायद मैं ना जानना चाहूँ। नहीं, अब आप पॉलिसी बनाएंगे तो उसी हिसाब से तो बनाएंगे। अगर सर जानकारी आ जाएगी तो पढ़ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये गलत और सही, जो अपर कास्ट है उन सबको ये गलत लग रहा है। मेरे को कुछ गलत नहीं लग रहा, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इन सबके पीछे आखिर दिमाग क्या है? इनका दिमाग जो भी कह रहा है उसका ये है कि जितनी ज्यादा नॉलेज होती है उतनी बेहतर पॉलिसी मेकिंग होती है। अच्छा। जितनी ज्यादा नॉलेज होती है उतनी बेहतर पॉलिसी मेकिंग होती है। अब अंत में ये बात ठीक बात है कि उससे ये भी सेटिस्फाई ये भी करा जाएगा कि रिजर्वेशन बढ़े। पर सर कैलकुलेशन निकलती है, ठीक है, उसमें पता चलता है कि 70% ओबीसी है, तब क्या होगा? तब क्या होगा ये तो पॉलिटिकल प्रेशर पे होगा कि क्या होगा, पब्लिक क्या चाहती है। 1931 तक होती थी कास्ट बेस्ड काउंटिंग होती थी जनगणना। 1931 तक, उसके बाद बंद हो गई। अच्छा, उसके बाद बंद हो गई। इससे कास्टिज्म बढ़ सकता है, बढ़ेगा भी। वही। बट मेरा ये मानना है कि अगर एक बार कॉन्शियसनेस आ गई किसी समाज में तो वो उसको पूरा करके मानेगी, वो उसको पूरा करके मानेगी। आप ये बताइए, हिंदूवादी ग्रुप कहते हैं कि जितने हमारे मंदिर गिनाए गए उसकी गणना हो, कहते हैं या नहीं? बिल्कुल सर। क्यों? पर मेरे ख्याल से उनका मानना है कि हिंदू मंदिरों को काफी तोड़ा गया है। ठीक है, तो गणना से क्या हो जाएगा? गणना से ये पता चलेगा कि हिंदू मंदिरों के साथ क्या क्या छेड़छाड़ की गई है। मुझे जहां तक लगता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आजाद जब देश हुआ तो मेरे हिसाब से 3 बड़ी समस्याएं थी उसमें। 3 बड़ी समस्याएं। एक कास्टिज्म थी, कास्ट डिवाइड। एक कम्युनलिज्म थी, रिलीजियस डिवाइड, पार्टीशन हुआ था तुरंत हिंदू मुस्लिम। और तीसरा था लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म। लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म का मतलब मराठी अपना प्रदेश चाहता था, तमिल अपना प्रदेश चाहता था, तेलुगु अपना प्रदेश चाहता था। ये 3 समस्याएं थी। बिल्कुल ठीक सर। आपने इन 3 समस्याओं में 2 समस्याओं को एक्नॉलेज किया है। लिंग्विस्टिक प्रदेश बनाए, मराठियों का महाराष्ट्र बनाया, कन्नड़ा का कर्नाटका बनाया, तमिल का तमिलनाडु बनाया, मलयालम का ये बनाया, बंगाली तो था ही पहले, पंजाब भी था, बहुत सारे बनाए। बिल्कुल ठीक बात। हरियाणा पंजाब भी अलग हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे पंजाबियों को अलग प्रदेश चाहिए था। आप देख लो अगले 50-60 साल लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना 1950 में था। आज जो आप कन्नड़ा वन्नड़ा देख रहे हो ना समस्याएं, ये कुछ नहीं है। अब होता है हुतात्मा चौक पे मुराद देसाई के कहने पे 60 मराठियों को गोली मार दी गई थी 1950s में। इतना लोग एंग्री थे, इतना लोग। तमिल और तेलुगु, पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश में 51 दिन के अनशन के बाद मरे।
इतना लोगों में इच्छा थी। अंत में स्टेट ने माना, गवर्नमेंट ने माना, प्रदेश बने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए। कास्टिज्म की समस्या थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, उसको भी आपने एक्नॉलेज किया कि है ये समस्या, रिजर्वेशन दिया गया। आज आप कभी भी लड़के लड़की की शादी अगर हिंदू मुसलमान हो जाए तो तुरंत ट्रेंड कर जाती है ट्विटर पे, कर जाती है कि नहीं, लव जिहाद और भगवा ये वो। कभी कास्ट अब ट्विटर करता, ट्रेंड करता है? कास्ट, आपके कितने रिश्तेदार होंगे जिन्होंने इन कास्ट पे शादी कर रखी होगी? बहुत ही कम। दूसरी कास्ट पे? दूसरी कास्ट है ना, बहुत ही कम। बहुत ही कम, मगर कर रखी होगी। हाँ, और करते हैं तो कोई उस पर ज्यादा बवाल नहीं होता है। नहीं होता। आप देख लो पूरे कितने भी कास्टों के कितने, अभी मैं आपको कहूं, आपके घर में किसी लड़के ने मुसलमान लड़की से, किसी मुसलमान घर में किसी लड़की ने, जिसका लड़का होता है उसको तो कम समस्या होती है, जिसकी लड़की होती है उसको कितनी ज्यादा समस्या होती है। ऐसा क्यों? इसका मतलब कास्टिज्म इस देश में पहले की तुलना में कम हुआ है। कास्ट बेस्ड हेट्रेड रिलीजन बेस्ड हेट्रेड जितनी नहीं है। मतलब यह है कि जिस समस्या को आप एक्नॉलेज करोगे, जिस समस्या को आप ये कहोगे कि ये समस्या है, उस समस्या का समाधान तो आप कर सकते हो। हमने लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म में कहा हाँ है, प्रदेश लोगों को चाहिए, हम देंगे। कास्ट प्रॉब्लम में हमने कहा हाँ कास्टिज्म है, हम रिजर्वेशन देंगे। ये समस्याएं कम हुई, लोगों का गुस्सा शांत हुआ। आप रिलीजन में मानने को ही नहीं तैयार हो। आपने सारा अंग्रेजों के मत्थे मर दिया कि हम तो सब प्यार से भाई भाई रहते थे, अंग्रेजों ने आके यहां सब गड़बड़ किया। आप कम्युनलिज्म का इलाज नहीं ढूंढ पाए। नहीं ढूंढ पाए सर, वो तो नहीं ढूंढ पाए। नहीं ढूंढ पाए। भाई आप ये बताओ कि बीजेपी के सपोर्टर क्या सच में डेवलपमेंट पे वोट डाल रहे हैं? गडकरी पे डालते, अगर डालते तो इनका नेता गडकरी, अगर सिर्फ डेवलपमेंट केस होता, झूठ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं, अगर सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट डालते तो सबसे बड़ा नेता आज गडकरी होता। अगर सिर्फ डेवलप, हाँ सही बात है, उससे बड़ा। और दूसरी चीज, मुसलमान ओवैसी को वोट डालते हैं। ओवैसी जी ने कौन सा डेवलपमेंट करा दिया? हैदराबाद के एक छोटे से म्युनिसिपैलिटी लेवल के लीडर है, सही। आज देख लो आप पूरे देश में इनका नाम है। तो भैया कम्युनलिज्म है, बंटवारा इस देश में हो रखा है। आज भी मुसलमान बस्तियां हैं जहां हिंदू रहना पसंद नहीं करेंगे, और ऐसी हिंदू कॉलोनियां जहां मुसलमान रहता नहीं है, घर नहीं देते। इसका मतलब कम्युनलिज्म आप कम नहीं कर पाए, झूठ बोलते हो आप, क्योंकि आपने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। आपको समस्या एक्नॉलेज करनी पड़ेगी भाई। हाँ, अगर पब्लिक के दिमाग में कॉन्शियसनेस आ गई तो आपको समस्या एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। अगर आपके घर की बहू को ये लगता है कि वो ऑप्रेस्ड है, आप उसको दबा के उसका जो है गुस्सा नहीं शांत करा सकते ना, एक्नॉलेज आपको करना पड़ेगा। तो सर मान लीजिए एक्नॉलेज कर लिया, जस्ट फॉर 1% ये सोचते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, 1% ये चीज आपके हाथ में आ जाए तो आप सबसे पहले क्या बदलाव करें? मैं कह रहा हूं आप फिर जनगणना ही क्यों करते हो? नहीं, जनगणना को छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ जातिवाद का अगर डिसीजन आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं तुरंत तो कोई डिसीजन क्या ही लूंगा, पहले मैं आई विल कॉल दी स्कॉलर्स एकेडमिक्स, और लोगों को पहले बताया जाएगा कि हाँ आपकी ये संख्या है। हाँ, तो उसके बाद ऐसे लीडर्स प्रमोट करे जाएंगे जो ये बात कहें कि आपकी पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी। रिजर्वेशन के लिए मेरिट भी जरूरी है। आप ये बताओ, इसका और एक आगे है, कास्ट में सब कास्ट होती है, हम यही पब्लिश कर देंगे कितनी कितनी कास्टों को कितनी कितनी नौकरियां मिली, और बताओ। हाँ, उसी में बवाल हो जाएगा। उसी में बवाल हो जाएगा। बात यह है कि आप उसको दबा नहीं सकते, दबाने से लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी सबको सस्पिशन लग रहा है। नहीं, पर एक चीज आप ये, अगर आपको इसका काउंटर करना है, आप यही पब्लिश कर दो कि इस जाति ने इतनी नौकरियां ले रखी हैं, उस जाति ने उतनी नौकरियां ले रखी हैं, आओ इतनी जनगणना है। सही बात है, आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। यही मैं कह रहा हूं, वो ज्यादा बेहतर है कि सब कोई सब कुछ जाने। वही ना, तुम खुल के बता दो ना, खुल के बता दो। पर ये आता नहीं है ना कहीं। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ दबाना चाहते हो, तो लोगों को सस्पिशन होता है, तब लोगों को सस्पिशन होता है। हाँ, भाई आप ये बताओ, एकेडमिक्स में मैं पढ़ाता हूं क्लास में, मुझसे लड़के पूछते हैं सर आप साउथ इंडिया के टेंपल तो दिखा रहे हो, नॉर्थ इंडिया में टेंपल कहां गए? अब एकेडमिक्स उसको एक्नॉलेज नहीं करता है तो स्टूडेंट को समस्या होती है। आप बताओ महात्मा गांधी को इंटरनेट पे इतना क्यों ट्रोल करते हैं, पता है आपको? नहीं, क्योंकि आप महात्मा गांधी को इतना ग्रेट पढ़ाते हो, लोगों को शक होता है इतना ग्रेट कोई कैसे हो सकता है? कोई गलती नहीं करी महात्मा गांधी जी ने, जब मर्जी तब मूवमेंट वापस ले लिया, और आप करो गलती नहीं करी। गलतियां तो बहुत है सर। जरा जरा इस बात पे आंसर किया, पार्टीशन पे कोई आंसर नहीं किया। हाँ, मैं कह रहा हूं 40 साल आप किसी की भी जिंदगी को देखोगे तो गलतियां निकलेंगी, हाँ, महानता पे कोई शक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर आप जब एक तरफा चीज पढ़ाते हो तो लोगों को शक होता है। शक तो होता है। आपको पता है आज अंग्रेजों के प्रति उतना गुस्सा नहीं है लोगों में। आप कभी भी इंडिया इंग्लैंड का मैच देखो, इतनी बिटरनेस नहीं है। हम ओपनली अंग्रेजों की बात कर लेते हैं, अंग्रेजों को हमने गालियां दे दे के एकदम से नॉर्मलाइज कर दिया। आज मैं कहूं अंग्रेज खराब है, इंटरनेट पे कोई डिस्कस नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं करता। महात्मा गांधी और बोस और पटेल डिस्कशन होता है, आप डिस्कस ही नहीं करने देते हो। मैं अभी 2
लाइन आपके पॉडकास्ट पे बोल दूं, मेरे ऊपर कहो कोई मुकदमा ही दायर कर दे बिल्कुल कर देगा कि ये गांधी जी पे ऐसे बोल रहा है। तो इसलिए गांधी जी ट्रोल होते हैं। मेरे को अभी पिछली 2 अक्टूबर को स्टूडेंट्स ने, किसी ने गांधी जयंती का मैसेज नहीं भेजा, अच्छा। सब मीम भेजते हैं गांधी जी पे, हंसते हैं गांधी जी पे। एक लड़का भेज रहा मुझे, आई एम सॉरी टू से दिस, कह रहा गांधी जी ने कहा कि नाथूराम दिल का बुरा नहीं था, बस उसका गुस्सा जानलेवा था। ये मीम भेजा मुझे उसने। अच्छा। और ऐसे 50 मीम भेजते हैं। मैंने उससे, मतलब मैं क्या कहूंगा। अच्छा, मैं बहुत डिसिप्लिन का फैन हूं नहीं, तो मैं अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन ना, मैं कोई खुद, आई थिंक ये इंटेलेक्चुअल, एक मीम बनाना भी एक इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव काम है। बट आपके जिस भी चीज को आपने दबाया वो चीज दूसरी तरफ निकलती है। आप देख लो, जो लड़की अपने घर में अपने बाप द्वारा मारी पीटी जाती है, उसके अफेयर आसानी से हो जाता है, उसके घर से भागने के चांस बहुत होता है। हाँ, उसे अच्छा लगेगा, उसे लगता है यही कितनी अच्छी बात चल रही है। अब्यूजिव रिलेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। आप, हमारे समाज में ये कि हमारे डर के हम बातों को ही नहीं होने देना चाहते हैं। लोग कहते हैं मंदिर गिन के क्या करोगे जो मंदिर तोड़ेगा। अबे मेरा मन है, कोई जानकारी तो दोस्त दे। मेरे को मजा आ रहा है। आप ये बताओ, आप 3 घंटे की मूवी देख के क्या प्राप्त करते हो? हाँ, सही बात है, एंटरटेनमेंट। आप ये बताओ, जब जेम्स वॉट या न्यू कॉमन स्टीम इंजन आया था, तो बैठ के स्टीम इंजन नहीं, वो बस स्टीम की पावर चेक कर रहे थे, और पत्थर को स्टीम, फिर उसको फोड़ देते। हाँ। तो इंजन बन गया। आप समाज में कोई डिस्कशन ही नहीं करवाने को तैयार हो, इसलिए डिस्कशन नहीं होते। तो आपके कहने का ये मतलब है कि, मेरा कहने का मतलब है कि जाति का, सही बात है, इसको खोल कर बता दो ना। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये ना हुआ होता, कोई ये जातिवाद की समस्या ना शुरू डिस्कशन हुआ होता, तो कोई बात नहीं थी, तब तो ये ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं अंतरों को बढ़ाया जाए। सही बात है भाई। आप बताओ, हरियाणवी में 5 तरह की लैंग्वेज होंगी। हाँ बिल्कुल है। उनकी कॉन्शियसनेस नहीं, उनकी जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं। पर पूरी पार्टियां आज जनगणना पे प्रॉस्पर कर रही हैं, तो करा ही दो यार, इसे कराओ, इसे जनगणना, और हर तरह की जनगणना कराओ। इससे तो जनगणना में इशू हो जाएगा। अंग्रेज आए, आपने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों ने जनगणना करा दी, लड़ा दी आपस में। अगर हम सिर्फ जनगणना की बात करें, सिर्फ जनगणना की, तो एससी के अंदर ही पंगे निकल जाएंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूं, तो इसको बताओ ना। सही बात है, इनको पहले ही बता दो। इनको क्यों आप जो है छुपा के जो है और सस्पिशन क्रिएट कर। सही बात है, सस्पिशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? भाई आप ये बताओ, अगर सच में जाति पे आ जाओ ना, तो हर घर में एक जाति है। आप ब्राह्मण हो, फिर मैं पूछूंगा कौन से ब्राह्मण, तो आप कह दोगे शुक्ला। फिर मैं कहूंगा कहां के शुक्ला, तो आप कह दोगे सरयू पारीण शुक्ला। फिर मैं पूछूंगा कितने बिसुआ के, तो आप कह दोगे ठक। फिर आप अंत में आपका घर ही एक अलग जाति निकलेगी। मैं कह रहा हूं, जब सामने वाला कही रहा है डिवाइड करो, तो कस के कर दो डिवाइड। बताओ सारी जाति, सब सारा स्टेट बता दो। आप यही बता दो कि किस जाति में कितनी नौकरियां ले रखी है हिस्टोरिकली। जितना छुपा के रखा हुआ है उतना ही शक क्रिएट होता है। शक क्रिएट हो रहा है, और एक तरीके का अनरेस्ट क्रिएट होता है। अनरेस्ट क्रिएट होता है, बिल्कुल हो रहा है। और पूरी पार्टियां उस पर प्रॉस्पर कर रही हैं। और दूसरी साइड को भी है कि भाई उनको जानना है, अगर आप सब कुछ बता रहे हो, आज इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हो, तो वो क्यों ना जाने की कितनी किसकी जाती है। पर सर, वोट बैंक भी तो है। हर चीज वोट बैंक है। हो सकता है सर सारी कैलकुलेशन करके डिसाइड किया हो। ये डिस्कस करना ही टाइम पास है या टाइम वेस्ट है। हाँ। कि पार्टी ने अपना फायदा सोचा, अपना फायदा सोच के ही पार्टियां बनी इसलिए। जैसे स्टूडेंट अपने नंबर के बारे में सोचता है, ये अपने एक नौकरी पेशा अपनी तनख्वाह के बारे में सोचता है, पार्टी का काम है अपने बारे में सोचना। बात यह है कि पार्टी तभी, अगर डेमोक्रेसी ट्रू है, तो पार्टी का सोच वही, उसी से पार्टी सक्सेसफुल होगी जो लोग चाहते हैं। मैं अगर इसको सबाल्टर्न हिस्ट्री बोलते हैं, सबाल्टर्न हिस्ट्री का मतलब यह है, गांधी जी में जादू नहीं था, देश की जनता वो सुनना चाहती थी, इसलिए गांधी जी फेमस हुए। उनको पल्स पता थी। पल्स नहीं पता थी, जो वो बात करेगा वो फेमस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉमेडी मूवी देखने का मन है, तो आप अच्छी ट्रेजेडी दिखाओगे तो भी मैं नहीं देखूंगा। ये बात भी है। देश की जनता का जो मन था, भाई देश की जनता अंग्रेजों के नीचे नौकरी कर रही थी। अंग्रेज देश की जनता को रोड पे चलते हुए ऐसे गोली नहीं मार रहे थे, तो देश की जनता ने हथियार नहीं उठाए। देश की जनता को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर लो, नमक वमक बनाते रहो, अपना जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रेशर डाल के रखो बस। तो गांधी जी फेमस हो गए। यही गांधी जी हिटलर के खिलाफ ना फेमस होते, वो डाल देता किसी ऑस्ट्रिच के कैंप में। सही बात है। बात यह है कि ऑपरेशन विल डिसाइड द नेचर ऑफ रेवोल्यूशन। उसी तरह देश की जनता का मूड ही बताएगा कि कौन सी पार्टी सक्सेसफुल होगी। सक्सेसफुल। आज बीजेपी जितनी अगर सबसे सक्सेसफुल है और आप कह रहे हो कम्युनल है, तो आप ये जान लो देश की जनता कम्युनल है। अगर बीजेपी कास्टिस्ट है और सक्सेसफुल है, तो आप जान लो देश की जनता कास्टिस्ट है। यूपी में अगर कास्ट बेस्ड पार्टी जीत रही है, तो इसका मतलब यूपी के लोग कास्ट बेस्ड है।
दिल्ली में किसी ने पूछा आज तक अरविंद केजरीवाल की कास्ट? सब चीज के वो लग चुके हैं लांछन, पर कास्ट का लांछन नहीं लगा, कभी नहीं लगा, क्योंकि दिल्ली की जनता उतनी कास्टिस्ट तो नहीं। आप ये समझ लो कि जो पार्टी करेगी वो वही करेगी जो देश की जनता उसके हिसाब से चाहती है, उसके हिसाब से। अगर बीजेपी कह रही है कि हम कास्ट बेस्ड वोटिंग वो जनगणना करेंगे, तो इसका मतलब देश की जनता उसी को करवाने में इंटरेस्टेड है। हाँ सर, सही कह रहे हो आप। सरकार जो कर रही है वो वही तो कर रही है जो जनता चाहती है। जैसी जनता वैसा देश। भाई आप ये समझ लो, अगर ट्रू डेमोक्रेसी है तो सरकार के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। भाई आप ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल, आई शुड नॉट डिस्कस दिस, पंजाब में लोग कहते हैं कि हम लोग यहां से, दिल्ली और यूपी वाले कहते हैं खालिस्तानी है। एक पंजाबी खालिस्तानी शब्द से, मैं अलग देश की बात नहीं कर रहा हूं, सही बात है, खालिस्तानी शब्द से इज्जत करेगा कि नफरत करेगा? नफरत करेगा। इज्जत करेगा मेरे हिसाब से तो उसमें खालसा शब्द है। एक हिंदू जो सच में हिंदू है, वो हिंदू राष्ट्र सुन के उसे अच्छा लगेगा, भले वो कितना सेकुलर। आपको खालिस्तान को ट्रोल, शब्द को ट्रोल, अलग देश की जो डिमांड है वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। पर आप खालिस्तान के झंडे को देख के कहोगे कि ये देखो ये आतंकवादी झंडा है, उस पर निशान साहिब बना हुआ है। एक पंजाबी आदमी उसे सिंपैथी तो एटलीस्ट रखता है, नहीं उसे एग्री करे तो। आप उसे ट्रोल करोगे तो आप वहां पे लोगों को भड़का रहे हो। नहीं सर, पर उस पर लोग एग्री तो नहीं करते हैं ना। मैं कह रहा हूं ठीक बात है, पर आप उस निशान साहिब के झंडे को बार बार मजाक उड़ा के खालिस्तानी झंडा है, न्यूट्रल लोगों को राइट विद खालिस्तान की तरफ पुश कर रहे हैं। भाई मैंने एक भगवा झंडा लगाया अपने घर में, आप मेरे घर आके कहानी कहने की ये तो हिंदू राष्ट्र का झंडा है, इसको उतारो। मेरे को उस भगवा कलर, उस तिकोने झंडे से प्रेम है। सही बात है। मैं कितना भी आप मुझसे ज्ञान दे लो कि ये इसका है ये उसका है, मेरे को उससे प्रेम रहेगा। उसी तरह आप लोगों को सप्रेस करके, उनको दबा के उनकी इच्छा, उन्हें कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। भाई आपको बताऊं, मैं मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ी बैकवर्डनेस का कारण क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे एंटी रिलीजन बात नहीं बोली जा सकती है, उनके रिलीजन की। और ये बात इससे सबसे ज्यादा समस्या है। भाई आप ये बताओ कि मुझे कल को आपको रैशनल बनाना है। हर समाज में, समाज को, जैसे ये एक समाज है, यहां पे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं रिलीजन एकदम बकवास है, दो कौड़ी की चीज है। यहां कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, बाकी कम्युनिटी बीच में। जिस समाज में हम रह रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, उसको चेंज होने की जरूरत है। इसलिए इन लोगों की आवाज बहुत जरूरी है। भाई आप अपना, सुबह आपका एग्जाम है, आप रिवाइज करने के बजाय मंदिर में जा रहे हो, तो एक ये थॉट जरूर होना चाहिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, जो ये समाज है कुछ तो अच्छा भी है, ऐसा भी नहीं है सब कुछ इसमें खराब है, तो इसमें ट्रेडिशनलिस्ट लोग भी चाहिए जो ये बात जो ये बात कहें कि भाई भगवान भी कोई चीज है, कम से कम एक मॉरल कंपास तो। कल को आप भगवान जब कर दोगे तो मोरालिटी गरीब को पीट दो, कह दो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही। मोरालिटी इज मिथ। तो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग होनी चाहिए, एक्सट्रीम राइट विंग होनी चाहिए। मुस्लिम समाज में एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की जगह नहीं है। ये कहना कि ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ने वाला टाइम वेस्ट है, ये कहने वाले लोग होने चाहिए। ये कहने जो एकदम गॉड को रिजेक्ट करे, उन मजाक उड़ाए, कार्टून बनाए, वो जो बनाते हैं उनको तो पहुंचा देते हैं। यही मैं कह रहा हूं, करेक्ट, वो होना बहुत जरूरी है। हर समाज में ऐसे लोग होने जरूरी है, राइट विंग भी लेफ्ट विंग भी, तब समाज चलता। वो सिर्फ लेफ्टिस्ट ही हो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसलिए एक उस वॉइस की भी वैल्यू होनी चाहिए जो लोगों से अलग हो। आप नदी में आपको उतरना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो सर, चाहे गंदी हो या साफ हो, उतरना तो पड़ेगा। 10 लोग कूद जाएंगे तो बाकी सब या तो उसमें घिसट के कूदेंगे, या प्लान से सबको कुदाया जाए कि हर डेटा फिर जाएगा, फिर कास्ट की सब कास्ट भी जाएगी, और फिर यह भी बताया जाएगा किसको कितनी नौकरी मिली है। सर एक बात बताऊं, इस टॉपिक पे अगर 10 पॉडकास्ट भी बने ना तो वो भी कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं। व्यूअर से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, तारीफ करते हैं, बहुत सराहना देते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ताकि हम आपके पास ऐसे और बेहतरीन एपिसोड लेकर आ सकें। तो सर थैंक यू, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं चाहूँगा कि जब भी हम आपसे नेक्स्ट मिलें तो ऐसे ही किसी गहन मुद्दे पे बात करें। तो इसी के साथ सर थैंक यू, आप आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्पॉटलाइट।